वेलकम स्टूडेंट। अब हम इसके पश्चात जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम पढ़ेंगे ऑफ बाउ का नियम। ये तुमको मैं सामान्य रूप से पढ़ा चुका हूँ कि ऑफ बाउ नियम क्या, कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन का भराव इस प्रकार होता है कि वह पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है, तत्पश्चात वह अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है। पहले कम ऊर्जा वाले में भराता है और फिर अधिक ऊर्जा वाले में भराता है। अब इसका थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के हिसाब से समझिए। ये एक्चुअल में है जो ऑफ बाउ नियम है, जो ऑफ बाउ का नियम है, ये है N+L नियम। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए N+L का मान कम होगा, और यदि N+L समान है, यदि N+L समान है तो उसमें जाएगा, समान है तो उस उपकोष में जावेगा जिसके लिए N का मान कम होगा। N+L नियम, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाता है जिसके लिए N+L का मान कम होता है। यदि N+L का मान समान है तो फिर उस उपकोष में जाता है जिसमें N+L दोनों के सेम है, तो फिर उसमें जाएगा जिसके लिए N का मान कम है। अब ये तो मैंने तुमको थ्योरी बताई, अब जरा मैं आपको लिख के बताता हूँ। 1s 2s 2p 3s 3p, जब मैंने सब लिख दिया, 3s 3p 3d, 1s 2s 2p 3s 3p 3d। 1s के बाद 2p नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो तरह समझ सकते हैं कि पहले कोष में केवल एक ही उपकोष होता है, या तो ऐसा समझ लो, या L का मान सदैव N से कम होता है। ठीक, फिर 2s लिखा, 2p लिखा, 2d नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि दूसरे कोष में केवल दो कोष होते हैं, S और P, या दूसरे शब्दों में L का मान जो होता है वो N से कम होता है। फिर मैंने लिखा 3s 3p 3d 3d 3f नहीं लिखा, F नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जब N का मान 3 है तो F का मान जो है, F मतलब 3, 3 फिर वो आ गया L का मान यदि N से ज्यादा है तो वो कोष संभव नहीं है। ठीक, अब फिर उसके बाद आया 4s 4p 4d 4f। ठीक, फिर 4 के हो गए पूरे, 5s 5p 5d 5s 6s 6p 7s 7p, बहुत सारे। चलो एक और लेकर लिख देता हूं मैं, 6d 7s 7p। अब हमें इनके सबके निकालना है N+L, N धन L। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने पढ़ चुके हैं कि अब हमें देखो, यहाँ मैं एक बार और लिख देता हूँ, S P D F 0 1 2 3। N तो सबके लिखा ही है आगे, केवल ये जोड़ना है। तो मैंने लिखा 1 + 0 = 1, क्योंकि S के लिए 0, 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 3, ये 2 और ये 1 = 3, 3 + 0 = 3, 3 + 1 = 4। ठीक है, 3 और ये p मतलब 1 = 4, 3 + 2 = 5, 4 + 0 = 4, 4 + 1 = 5, 4 और +1 = 5, 4 + d मतलब 2 = 6, 4 + 3 = 7, 4 + 3 = 7, 5 + 0 = 5, 5 + 1 = 6, 5 + 2 = 7, 5 + 3 = 8, 6 + 0 = 6, 6 + 1 = 7,
6 प्लस 2 बराबर 8, 7 प्लस 0 बराबर 7, 7 प्लस 1 बराबर 8। ये तुम्हारे मैंने बहुत सारे n प्लस l लिख दिए। अब पहले क्वेश्चन था कुछ बच्चों के मन में कि 3D को पहले क्यों नहीं लिखा, 4s को पहले क्यों लिखा। अब बस अपन उसी चीज पर आ रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब सबसे पहले सबसे कम n प्लस l किसका है बेटा, इसका, तो ये लिख दिया 1s। फिर उसके बाद फिर 2s, ये 2s लिख दिया। फिर अब ये समान हो गए 3 और 3। अब प्रश्न आया जिनके लिए n प्लस l समान है तो उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए n का मान कम है। अब आपको साफ दिख रहा है, इसके लिए n का मान 2 है, इसके लिए 3 है, किस में जाएगा, मैं बोलूं या आप बोलूं, क्या इसमें जाएगा, इसमें। तो ये होगा 2p और 3s। अब ये हो गए, अब ये यहाँ तक अपन हो गया, हमारा काम हो गया यहाँ तक। अब 4 वाले मैंने छांटना चालू किए, तो भैया 4 वाला 1 4 और 2 4। ठीक है, अब जब 1 4 और 2 4 है तो अब हमें क्या देखना है, दोनों के लिए n प्लस l के मान समान है तो उस उपकोष में जाएगा जिसके लिए n का मान कम है। इसके लिए n का मान 3 है, इसके लिए n का मान 4 है। पक्का आ गया समझ में। तो क्या हो गया 3p और 4s, ना कि 3d। ठीक है, अब इसके बाद आ गया समझ में ये कि पहले 3d क्यों नहीं लिखा, पहले 4s क्यों लिखा, क्योंकि इसके लिए n प्लस l का मान एक के लिए 4 है और 3d के लिए ये 5 होगा। अब मैंने 5 वाले पकड़े, तो देखो 5 वाले कितने हैं, मैंने ऐसा क्रॉस लगाया 1 2 और ये 3, 1 2 3। अब इसके लिए तो देखो 3d सबसे पहले क्योंकि 3 है, फिर 4p और फिर 5s। ठीक, अब ये हो गया। अब 5 वाले, अब प्रश्न आया 6 वाले, तो जरा मैं काले पेन का उपयोग करता हूं। तो ये 6 वाला 1, ये 6 वाले 2 और ये 6 वाले 3। ठीक है, ये 6 1 6 2 6 3, तीनों जो हैं वो 6 वाले हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आएगा 6 वाले में 4s 4p 4d, हाँ अब 5s। तो 6 वाले में 4d, तो पहले आ गया 4d क्योंकि इसके लिए n का मान 4 है। फिर आएगा 5p क्योंकि इसके लिए 6, इसके लिए n का मान 5 है। और फिर आएगा 6s, हो गए 6 वाले। अब आया 7, तो 7 के हैं 4, 7 वालों को मैंने गोला लगाया, ये एक 7, ये दूसरा 7, ये तीसरा 7 और ये चौथा 7 वाले हैं 4। ठीक, अब इसमें 1 2 3 4, तो सबसे पहले n का मान इसमें 4 है तो लिख दिया 4s। फिर इसमें 5 है तो हो गया 5d। फिर इसमें 6 है तो हो गया 6p। फिर इसमें 7 है तो ये हो गया 7s। ठीक, अब ये जो है ऐसा लिख देते हैं, या लिख देते हैं ये ऊर्जा का क्रम, और इसी को गोले के हिसाब से करके कह देते हैं ये है आप-वाऊ का नियम। जो आप-वाऊ का नियम है ये वास्तव में क्या है, ये है n प्लस l का नियम, कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है वह उस उपकोष में जाता है जिसके लिए n प्लस l का मान कम होता है। यदि n प्लस l का मान समान है, यदि n प्लस l का मान समान है तो फिर उस उपकोष में जाता है जिसके लिए n का मान कम होता है। ये जो सिद्धांत है ये कहलाता है आप-वाऊ का नियम या आप-वाऊ सिद्धांत। ठीक, तो ये हो गए तुम्हारे आप-वाऊ नियम या n प्लस l का नियम। ठीक, अब इसमें
ये हो गया अफबाउ का नियम। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ बेटा। 1s 2s 2p 3s 1s 2s 2p 3s 2p 3s 3p 3p 4s 4s फिर 4p 4s फिर 3d फिर 4p फिर 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s। तो ये जो है ये हो गया तुम्हारा अफबाउ का सिद्धांत। ठीक, अब ये जो है ये इससे हमें ये पता लगता है कि पहले जो उसमें जाएंगे जिसके लिए n का प्लस यानी जिसके लिए n प्लस l का मान कम है, यानी n प्लस l का मान यदि कम है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी। ये हो गया तुम्हारा अफबाउ का सिद्धांत। अब इसके बाद अब जैसे क्वेश्चन आता है कि 1s2 2s2 2p 3s2 ऐसा लिखा है 1s2 2s2 3s2। अब उसने ये कहा कि आप ये बताइए कि इसमें कौन से नियम का पालन नहीं किया गया है। तो देखो इसमें कौन से नियम का पालन नहीं किया गया है कि इसमें नहीं किया गया अफबाउ नियम का पालन कि 1s के बाद 2s था तो 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन को भरना था और भर दिए हमने काय में 3s में। तो इसमें कौन से नियम का पालन नहीं हुआ है, इसको बनाने में अफबाउ के नियम का पालन नहीं किया गया है। अब जैसे क्वेश्चन आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8 2 4 10 12 18 और 10 18 8। अब यदि ये लिखा आता है और तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन से नियम का पालन नहीं किया गया है, कौन सा नियम है जो इसमें ओबे नहीं हुआ है, तो यदि ऐसा कोई है तो ये जो नियम है ये बेटा कौन सा नियम इसमें ओबे नहीं है, इसमें यहाँ आना था 4s2, मतलब इसमें अफबाउ के नियम का पालन नहीं किया गया है, अफबाउ रूल को छोड़ दिया गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब इसके बाद बहुत छोटे में हुंड का नियम। तो किसी भी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है तब तक जोड़ा नहीं बनाते हैं जब तक कि उपकोष के प्रत्येक कक्षक में, मतलब यदि p उपकोष है तो तीनों में, d उपकोष है तो पांचों में, प्रत्येक कक्षक में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता या नहीं भर जाता है। अब देखो इसका सबसे सरल उदाहरण है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। तो हुआ बेटा 1s, ये हुआ 2s और ये हो गया 2p, ये 2p। तो ये 1 2 3 4, ये 1s, ये 2s और ये 2p, तो ये 3। तो अब जैसे मैंने लिख दिया 1 2 और ये 3, तो ये कौन से नियम को मैं भूल गया हूँ। तुम कहोगे सर ये आपने गलत लिखा है। मैं कहूँगा क्यों भाई, क्यों गलत लिखा है ये? तो आप कहोगे कि सर इसमें आपने हुंड के नियम का पालन नहीं किया है। क्या है हुंड का नियम? तो हुंड का नियम है कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जोड़ा नहीं बनाते हैं जब तक कि उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। तो ये गलत है, ये जो है मिस्टेक है, ये आपको इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये 1 2 ये 3। अब ये हो गया 2p। अब इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो हो गए 1 2 3। अब इसमें भी ध्यान रखना, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड, मतलब जिन्होंने जोड़े नहीं बनाए होते हैं, उन्हें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3। अब जरा देखना है, Mn 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 2 4 10 12 18 20 और 5 25। अब इसका देखो, ये बनाए बेटा 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, ये 4s और ये 5 बनेंगे। 1 2 3 4, ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां हुंड का नियम, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18वां हुंड का नियम, 19वां, 20वां, अब 21वां, 22वां, 23वां, 24वां और 25वां। जैसे ही ये लिखा आपने कर दिया इसको क्रॉस। क्यों? क्योंकि फिर मैंने हुंड के नियम का पालन नहीं किया है। क्या है हुंड का नियम? कि डी उपकोष में 5 कक्षक हैं, जब तक उन पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन का भराव नहीं हो जाता है तब तक जोड़े नहीं बन सकते हैं। तो बेटा ये कैसा भराएगा? ये सही है इसका 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 5। अब यदि होता यहीं पर होता Fe26 तो ये होता 3d6, तो जाता 3d6। तो अब 3d6 में हम कैसे भरते? ये 5 थी, 1 2 3 4 5। अब भाई छठवा जो है अब जोड़ा बना लेगा। क्यों? क्योंकि सबको एक एक रोटी खाने को मिल गई है या एक एक किताब मिल गई है। तो अब एक एक किताब चूंकि सबके पास हो गई है तो ये कहीं इस पर ये डबल हो जाएगा। तो ये जो है ये हो गया तुम्हारा हुंड का नियम। ठीक, अब इसके बाद पॉली का अपवर्जन नियम। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब कहने में बिल्कुल सरल लगता है कि क्या होता है, किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। जिस प्रकार 2 व्यक्तियों के एड्रेस या जिस प्रकार 2 व्यक्तियों के पते समान नहीं हो सकते, उसी प्रकार से किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा समान होगी तो 3 क्वांटम संख्या होगी, चौथी क्वांटम संख्या हमेशा भिन्न होगी। तो क्या हुआ? किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज होता है किसी भी कोष या उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने में। हम इसमें जितनी क्वांटम संख्या बना सकते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैंने पहले कहा के कोष, तो बेटा N L M और S। जैसे ही मैंने कहा के कोष, तो N का मान केवल एक ही हो सकता है, केवल एक ही हो सकता है। अब इसके बाद क्या है? L का मान तो केवल 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि L का मान हमें पता है N से सदैव कम होगा। तो एक से कम कितना होगा? 0। जब ये L 0 है तो पक्का है ये भी 0 होगा। तो ये हो जाएगा (1/2) और 100 माइनस 1/2। मतलब यदि कोई के कोष में कोई इलेक्ट्रॉन है तो कोई के कोष में केवल क्वांटम संख्या बनी 2, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। अब आया
एल कोश, तो एल कोश में एन, एल, एम और एस। चलो मैं ऊपर से बनाता हूं। एन, एल, एम और एस। अब एन कोश है, तो जब ये एन कोश है वो के कोश है, के बाद आया ये एल कोश, तो एन का मान हो गया 2। अब जब 2 का है तो क्या होगा, एल का मान 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एल हमेशा कम होगा। तो क्या हो सकता है, या तो 0 या 1। तो पहले मैंने लिखा 0, फिर लिखा 1, तो पहले लिखा 0, तो ये 0, ये प्लस 1/2 और 2 0 0 माइनस 1/2। अब मैं लिखा 2 1, इसका यूज कर लिए मैंने। अब 1, अब जब 1 लिखा तो m का मान -2 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, +2 नहीं हो सकता, +3। ये केवल क्या होगा, ये 1 है तो या तो -1 या 0 या +1। तो ये 2 1 -1 प्लस 1/2 और इसी 2 1 -1 का -1/2, फिर 2 1 0 का धन 1/2 और 2 1 0 का ऋण 1/2, फिर 2 1 प्लस 1 का प्लस 1/2 और 2 1 प्लस 1 का ऋण 1/2। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कुल पते कितने हो गए, क्वांटम संख्या 8। इसलिए एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 ही होगी। एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। अब इसके बाद तीसरा जो है वो है के एल एम, तो इसमें होते हैं 18 एम कोश। अब ये तो आप प्रैक्टिस करके देखना, एन, एल, एम और एस। एन का मान हुआ 3, तो एन का मान होगा 0 1 और 2। जब ये 0 होगा तो एम का मान 0 होगा, जब ये 1 होगा तो ये -1 0 +1 होगा, इससे 6 पते निकलेंगे। जब ये 2 होगा तो -2 -1 0 +1 +2 होगा, इससे 10 पते निकलेंगे। 5 दूनी 10, 10 6 16 और 2 18। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 18। तो ये हो गया आप-बाऊ का नियम। इसका उपयोग हम किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने में करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।